आज पूरे भारत के अंदर अकेला पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर जो नॉन डिपार्टमेंट है वो ग्रामोदय संघ है। 4 महीने में आदमी कला सीख नहीं सकता, कला को समझ सकता है। अब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो आदमी काम कर रहा है ऑलरेडी, वही स्किल डेवलपमेंट करने आएगा, नया तो कारीगर आएगा नहीं। और जो नया कारीगर आएगा उसको सीखने के लिए 4 महीना बहुत कम है, 4 महीने में वो नहीं सीख सकता। दूसरी बात, जो स्किल डेवलपमेंट सीखने आता है वो अपना जमा जमाया काम छोड़ के आता है, उसको स्टाइपेंड बंद कर दिया गया। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे कारीगर जीवित रहें, कला को आगे बढ़ाएं और कले से में जो भी नई तकनीकी विधि है वो सब सीखें। इसको हम आज भी जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी में। डिफेंस में जितने भी विजिटर्स आते थे उन सबको विजिट में उनके जो स्वागत के लिए सामान था वो हमारे यहाँ का कलात्मक सामान उनको दिया जाता था। आज वो तीर्थयात्री आना करीब करीब नहीं हो गया है कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना दीजिएगा। जिस दिन मैं जिस कुम्हार भाई के घर पर काम करूंगा उस दिन वो भाई मुझे एक टाइम का खाना खिलाएगा। और भद्रावती में करीब 100 से 125 तालाब हुआ करते थे जिसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी। आज तालाब सब गायब हो गए हैं। बोले नहीं, इस सेंटर को हम सुधारेंगे और वर्ल्ड लेवल का ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। खादी कमीशन ने पूरी उनके साथ हाँ में लाई। खादी कमीशन ने पूरा उनके साथ सहयोग किया और उस समय उन्होंने 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया खादी कमीशन ने कि हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, नई मशीनरीज लाएंगे और ये हॉस्टल सही करेंगे, आज का आधुनिक हॉस्टल बनाएंगे। जब गडकरी जी खुद यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा नहीं, इतने पैसे से काम नहीं होना है, ये तो कुछ भी नहीं है इतने बड़े कंपाउंड के लिए। इस ट्रेनिंग सेंटर को अगर वर्ल्ड सेंटर बनाना है तो 20 करोड़ रुपया होना चाहिए, 10 करोड़ रुपया मेरी तरफ से बढ़ाया जाए। बहुत तालियां बजी, हम लोग बड़े खुश हुए। आज से 60 साल पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर था आज भी वही स्ट्रक्चर है। तो गडकरी जी को लगा कि नहीं, इसका उत्थान होना चाहिए और इसको वापस इसकी मदद करके इसको देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए। आज 1 साल से खादी कमीशन के छोड़ दीजिए, भारत सरकार से जो हमको हमेशा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिले हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। 8 प्रोजेक्ट हमने DST को दिए हुए हैं। CSR फंडिंग में 3 प्रोजेक्ट हमारे हैं, सब अंडर कंसिडरेशन है, रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन में कब तक कंसिडरेशन रहेंगे भगवान जाने, तब तक हमारा ग्रामोदय संघ की स्थिति और क्या होगी हमें मालूम नहीं है। कुछ सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ परिवर्तन हुए और वो लीज बंद कर दी गई, तो उसकी वजह से जब मिट्टी मिलना, सफेद मिट्टी मिलना लोगों को बंद हो गई। हमारे चंद्रपुर में कम से कम 4 कारखाने थे जो चीनी मिट्टी के बर्तन से पाइप बनाते थे और दूसरे बनाते थे। नागपुर में 4 कारखाने थे जो कप सॉसेस बनाते थे। वो मिट्टी न मिलने की वजह से वो सब कारखाने बंद रह गए। आज हम विदर्भ में अगर हम देखें तो सफेद मिट्टी पे काम करने वाला सिर्फ ग्रामोदय संघ बचा है। महाराष्ट्रामधील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नगरी भद्रावती येथील ग्रामोदय संघ इथे आपण आज आलेलो आहोत। जे ग्रामोदय संघ आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचं केंद्रबिंदू ठरलेला आहे। स्वर्गीय कृष्णमूर्तीजी मिरमेरा यांनी या ग्रामोदय संघाला जी वाटचाल केली त्या वाटचालीचा विचार विमर्श त्यांचे सहकारी आणि या ग्रामोदय संघाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांच्याकडे आपण संवादातून इथल्या चाललेली जी कौशल्य आणि कारागिरी या संदर्भात आपण संवाद करणार आहोतच। परंतु ग्रामोदय संघाची जी स्थापना जी आहे 1956 मध्ये होण्या अगोदर 1955 मध्ये जी ग्रामोदय संघाची स्थापना झाली आणि 1 फरवरी 1956 ला ग्रामोदय संघाच्या वाटचालीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली। खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई, भारत सरकार, लघु माध्यम विकास नई दिल्ली केंद्र सरकार यांच्या माध्यमानं या ग्रामोद्योग संघाला एक जे आहे कुंभारी कौशल्य आणि वेगवेगळ्या मातकामा संदर्भातील जे प्रशिक्षणाला इथे खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली। कृष्णमूर्तीजी मिरमेरा हे प्रामुख्यानं एक सर्वोदय विचारसरणीचे होते, गांधीवादी विचारसरणीचे होते। त्याचबरोबर महात्मा गांधींच्या विचारसरणीने ते प्रेरित झालेले होते। हे सर्व सुरू करण्याच्या अगोदर त्यांनी इथली जी भद्रावती हे ऐतिहासिक भूमी का निवडली आणि ती निवडण्यामागची कारणमीमांसा काय आहे की इथलं मातकाम जे आहे किंवा इथली माती जी आहे याचं परीक्षण आणि त्या मातीतलं परीक्षण केल्यानंतर या ऐतिहासिक भूमीतून या कुंभार कौशल्य ज्या ट्रेनिंग प्रशिक्षणाला त्याचबरोबर इथल्या विविध कलेला त्यांच्या हातून जे हातखंड निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून जी भूमिका
राहिलेली आहे तो विचार त्यांनी या ऐतिहासिक भूमीला प्रथमतः दर्जा देण्याचं काम त्यांनी केलं. आज आपण इथे भेटणार आहोत ज्या आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या असणाऱ्या खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई आणि केंद्र सरकार लघु विकास माध्यम कौशल्य विकास नई दिल्ली यामार्फत चालणाऱ्या ग्रामोद्योग संघाला आणि इथली जी कारणमीमांसा आहे जाणून घेणार आहोत. आज इथले अध्यक्ष जे आहेत श्रीवास्तवजी यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. नमस्कार सर. नमस्ते सर. आपण आपला परिचय जो आहे आपण द्यावा इथे. हाँ, मेरा नाम पूरा नाम मेरा विजय चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव है. मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और 1972 में मैं मिरमिरा जी के संपर्क में आया. वो भी एक इत्तेफाक था कि मैं खादी ग्रामोद्योग के संचालित केंद्र में जो खानापुर में है वहाँ ट्रेनिंग ले रहा था पॉटरी की, और वहाँ पे मिरमिरा जी एज ए एग्जामिनर आए थे. और उन्होंने जब मुझे मेरा यह काम देखा या मुझे देखा, पता नहीं क्यों उनको हमसे ज़्यादा कुछ खिंचाव हुआ, और उसी समय उन्होंने बोला बेटा ऐसा है कि अगर आगे का कुछ पॉटरी में ही जीवन बिताना है तो कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाना. वैसे हमारे मिरमिरा जी मेरे बड़े भाई खादी कमीशन में ही डेवलपमेंट ऑफिसर थे उन दिनों, तो वो दोनों एक दूसरे से परिचित थे. लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम सुना तो उन्होंने पूछा भी आप श्रीवास्तव, मैंने आप ब्रजेश श्रीवास्तव को जानते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छी जानते हो, मेरे बड़े भाई हैं. बोले अरे वो तो मेरे शिष्य हैं, तो उस नाते तुम भी मेरे बच्चे हुए तो जरूर भद्रावती जरूर आना. तो उस समय मैंने हाँ तो कह दिया, जानता था नहीं. जब ट्रेनिंग मेरी खत्म हो गई मैं घर गया, घर में बड़े भैया से बातचीत हुई तो मैंने जब बोला कि वहाँ कोई मिरमिरा जी करके आए थे और वो ऐसा ऐसा मुझसे बोल रहे थे. अरे बोले अरे वो उन्होंने तुमको अगर खुद ऑफर दिया तो जरूर जाना, उनको छोड़ना नहीं. वो पॉटरी के पिता हैं, फादर ऑफ द पॉटरी के तुल्य हैं वो, और आज खादी कमीशन के अंदर उनकी जो है जो प्रतिष्ठा है वो एज ए एडवाइजर है. खादी कमीशन के वो एडवाइजर हैं और इस समय पूरे भारत में उनको पॉटरी के फादर के रूप में जाना जाता है. तो अगर वो उन्होंने तुमको बुलाया तो जरूर जाना चाहिए. तो मैं 72 में यहाँ आ गया और मैंने यहाँ आके अप्रेंटिस की. 1 साल मैंने अप्रेंटिस की है, और करने के बाद उनको मुझे कुछ काम उनको अच्छा लगा तो मुझे रीजनल पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने पहली नियुक्ति की. तब से मैं ग्रामोद्योग संघ से जुड़ा हुआ हूँ. स्वर्गीय कृष्णमूर्तीजी मिरमिरा जे आहेत ते गांधी विचारसरणीने प्रेरित असलेले व्यक्तिमत्व होते. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीचं मार्गदर्शन जे आहे त्यांच्या ते एक छत्रछायेखाली त्यांचं काम जे आहे राहिलेलं आहे. आणि त्याबरोबरच भद्रावती ऐतिहासिक नगरी इथेच का यावं आणि इथूनच याची सुरुवात का करावी, हा ध्यास त्यांनी का बरं म्हणजे भद्रावती क्षेत्राला दिला होता. तो जो मैंने अब तक यहाँ रह के कुछ लोगों से सुना, मिरमिरा जी से कुछ भी बातों से सुना, उनके साथ जब मैं रहा हूँ. एक्चुअली मिरमिरा जी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे बेंगलोर में. ओरिजिनली वो बेंगलोर के थे. वो सेरामिक की स्टडी कर रहे थे. शायद उन्होंने सेरामिक की पढ़ाई भी बीच में छोड़ के वो महात्मा गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हो गए, फ्रीडम फाइटर बन गए, और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी हिस्सा लिया. और भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा के बाद वो विनोबा भावे जी के संपर्क में आए. जब विनोबा भावे जी के संपर्क में आए तो उस समय भूदान युग में काफ़ी विनोबा जी के साथ रहे, और उनके साथ भूदान यज्ञ के बाद वर्धा में उस समय जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट हुआ करता था मगनवाड़ी में. उस टाइम में मगन संग्रहालय जो था वो बजाज मगन उससे संचालित था, और वहाँ पे जितने भी ग्रामीण उद्योग हैं, जो प्राथमिक उद्योग हैं, उनकी छोटी छोटी कई इकाइयाँ थीं. तो उसमें पॉटरी का विभाग, जो कुम्हार उद्योग से जुड़ा हुआ विभाग है, वो मिरमिरा जी को दिया गया कि आप यहाँ पे बैठ के इसको चलाइए और हमारे कारीगरों का उत्थान कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, उनको सिखाइए. तो वो वहाँ भी जुड़ गए. उसके बाद कई साल तक वो वहाँ काम करते रहे. फिर जब विनोबा जी मौन धारण पे गए हैं तो उस टाइम पे उन्होंने जितने उनके शिष्य थे, जिसमें आर के पाटिल जी थे, कुमारप्पा जी थे, बाबा आमटे जी थे, मिरमिरा जी थे, इन सब लोगों को उन्होंने बोला कि ऐसा है, अब आप लोग जो ने यहाँ हमारे साथ बहुत सेवा कर लिए, बहुत काम कर लिया, अब आप जाइए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, गांव में जाइए, उन गांव के लोगों को उत्थान कीजिए और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा कीजिए, अपना काम फैलाइए, वर्धा से बाहर निकलिए.
तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। आर के पाटिल सरकार में चले गए। उस समय ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस था। मध्य प्रदेश तो नहीं, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था उस टाइम पे। सेंट्रल प्रोविंस में चंद्रपुर भी सेंट्रल प्रोविंस में आता था उस टाइम पे। तो आर के पाटिल उस समय होम मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। तो उनके संपर्क से वो पूरा इन्होंने चंद्रपुर जिले का अवलोकन किया। बाबा आमटे जी ने वरवरा, क्योंकि वो वरवरा से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वरवरा को चुना कुष्ठ रोगियों के लिए। निर्मला जी भद्रावती आए। उस समय भद्रावती बहुत ही एक छोटा सा गांव था, जिसमें आप अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ गांव की सीमा थी। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है, पूरा घना जंगल था। आप अभी आए होंगे तो जहाँ बाबा आमटे का पुतला लगा हुआ है अम्बेडकर जी का, अम्बेडकर जी का जो पुतला है वो गांव का आखिर था। और उसके आगे पूरा हाईवे तक पूरा घना जंगल हुआ करता था। तो ये छोटा सा गांव था। और उस समय हमारे इस गांव में करीब 60 परिवार थे कुम्हार उद्योगों के। और भद्रावती में करीब 100 से 125 तालाब हुआ करते थे, जिसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी। आज तालाब सब गायब हो गए हैं। तो निर्मला जी ने जब यहाँ की मिट्टी देखी, कुम्हारों की बस्ती देखी, तो उन्होंने भद्रावती गांव को चुना 1955 में। फिर वो कुम्हारों के संपर्क में आए, उन लोगों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना सुझाव रखा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं गांधीवादी से जुड़ा हुआ हूँ, विनोबा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के इस काम को मैं और आगे बढ़ाऊँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी तकनीकें, नई तकनीकें सिखाऊं। तो आप लोग मुझे अगर सहयोग करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो गाँव के लोग उनके साथ तैयार हो गए। किसी को क्या नुकसान था। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना दीजिएगा। जिस दिन मैं जिस कुम्हार भाई के घर पे काम करूंगा, उस दिन वो भाई मुझे एक टाइम का खाना खिलाएगा, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लोगों ने बड़े हंसी खुशी उनको रखा। कई दिन तक उनके साथ रहे, बारी बारी हर कुम्हार के घर में वो रोज भी जाते थे, उनको उस समय काम सिखाते थे, नए नए डिजाइन सिखाते थे, सब करते थे। तो धीरे धीरे वो कुम्हार लोगों को उन्होंने संगठित कर लिया। और जब संगठन बन गया तो लोग, भद्रावती के लोग उनको भाई जी के नाम से पुकारने लगे। तब से वो भैया जी हो गए। तो वो भद्रा में निर्मला जी के नाम से कम भैया जी के नाम से ज्यादा जाने लगे। फिर धीरे धीरे उन लोगों का संगठन बना। उस संगठन को उन्होंने ग्रामोदय संघ नाम दिया और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई तो जगह चाहिए काम करने के लिए। तो आर के पाटिल जी के सहयोग से महाराष्ट्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने उस समय के कि फॉरेस्ट विभाग से 7 एकड़ जमीन ग्रामोदय संघ को उपहार स्वरूप दी, सिर्फ ग्रामीण कुम्हार के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये कभी फॉरेस्ट की जमीन हुआ करती थी, आज ग्रामोदय संघ की है। ये 1955 में करीब दिसंबर में 1 महीने के अंदर ये जमीन मिल गई और यहाँ पे लोगों ने काम शुरू किया। उस समय ये घना जंगल था। तो हमारे कुम्हार भाई लोगों ने निर्मला जी के साथ मिलकर इसी जमीन पे, इसी मिट्टी से सबसे पहले ईंटें बनाना शुरू की। और जब वो ईंटें बनी, उसी ईंटों से ये जितना आप ये बांध काम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुम्हार भाइयों की उसी बनाई हुई ईंटों से बना है 1955 और 56 के बीच में। धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, सब जुड़ते गए। अब समस्या ये आई कि कुम्हार लोग तो इकट्ठे हो गए, जमीन इतनी इकट्ठी हो गई, आगे क्या करें। उसी समय सौभाग्य था कि खादी ग्रामोद्योग आयोग का संगठन बना। खादी ग्रामोद्योग आयोग करीब 1956 में स्थापना हुई है उसकी। और जब 56 में स्थापना हुई तो उसकी जो कमेटी बनी, वो कमेटी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करके बनाई गई, एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा था कमीशन के रूप में। और उस समय ये हुआ कि जितने उद्योग ग्रामीण के हैं उन सबको उसमें सहभागी दिया जाए और सबको जोड़ा जाए। तो उसमें निर्मला जी तब तक काफी पहचान में आ चुके थे। तो निर्मला जी को एज ए कुम्हार पॉटरी के लिए, कुम्हारों के उद्योग के लिए सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई खादी कमीशन में। तो जब वो खादी कमीशन के सलाहकार बन गए तो उन्होंने सबसे पहले अपना सुझाव यही रखा कि भाई हमने कुम्हारों को ट्रेन किया है घरों घरों में रह के, तो सबसे पहले कुम्हारों को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो खादी कमीशन ने उनका ये सुझाव मंजूर किया और उस समय भारत में 5 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, जिसमें से एक भद्रावती था। और चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक सेंटर था। और एक सेंटर खानापुर में बनाया गया जो खादी कमीशन खुद उसको संचालित करता था।
भारत देश में जो है किसी कौन से क्रमांक का जो है ग्रामोद्योग संघ जो है अभी हाँ, मैं कौन से आ रहा क्रमांक हूँ, पे? उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। तो जब 5 सेंटर बन गए, तो 5 सेंटर बन जाने के बाद सब जगह अपने अपने प्राइवेट संस्थाओं ने चलाना शुरू किया, सेंटर चलने लगा, जिसमें से भद्रावती का सेंटर जो सेंटर बना वो निर्मला जी के संचालन में आया। और निर्मला जी ने यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, और उस ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के बाद उन्होंने खादी कमीशन के सामने रखा कि भाई जो हमारे यहाँ बच्चे सीख के निकलेंगे उन बच्चों को फिर रोजगार देना है, तो उसके लिए कुछ योजनाएं ऐसी बननी चाहिए कि ट्रेनिंग बर्बाद न जाए, ट्रेनिंग का समय बर्बाद न जाए, उसका उपयोग किया जाए। तो उस समय ये हुआ कि खादी कमीशन ने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई कि जो ट्रेनिंग करके निकलेगा उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, और आर्थिक सहायता देके वो अपना खुद का उद्योग शुरू करे। तो सबसे पहले उस उद्योग में सबसे पहले जो उद्योग शुरू हुआ वो था मंगलौर का वेलू टाइल का, जो आप ये टाइल देख रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे सीमेंट तो मिलती नहीं थी, तो घरों में छतें जो थी सब में लोगों को बनती थी। तो उस समय भद्रावती में पहली यूनिट मंगलौर का वेलू की बनी, और उसमें ये यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकलते थे वो उसमें जाते थे। तो ये मंगलौर का वेलू कारखाना सबसे पहले बना यहाँ पे। फिर यहाँ से जो ट्रेनिंग बन के निकलते गए, चंद्रपुर जिले के अंदर फैलते गए, और मैं 1980 की बात बता रहा हूँ, 1980 तक पूरे चंद्रपुर जिले में 500 मंगलौर का वेलू कारखाने हुआ करते थे, जो खादी कमीशन के फाइनेंस से बने थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, निर्मला जी को मौका मिला विदेश जाने का, उसमें जापान कुछ 2 महीने के लिए उनको भेजा गया भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार ने जब उनको 2 महीने के लिए वहां भेजा, 2 महीने से ट्रेनिंग लेके वो वापस जब आए खादी कमीशन के प्रांगण में, वापस उन्होंने मीटिंग में रखा कि भाई मैं सीख के तो आ गया हूँ, चीनी मिट्टी का काम सीख के आया हूँ, सेरामिक का काम सीख के आया हूँ, उसका उपयोग होना चाहिए। तो जापान से आने के बाद उन्होंने फिर खादी ग्रामोद्योग को उन्होंने अपना सुझाव दिया कि मैं वहां से जो सीख के आया हूँ, मेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और योजना बननी चाहिए। तो उस समय खादी कमीशन ने ग्रामोद्योग को बरनी का, चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का, बरनी बनाने का कारखाना के लिए फाइनेंस किया, और यहाँ पे उस समय चीनी मिट्टी का काम शुरू हुआ। उस समय जो चीनी मिट्टी का काम शुरू होता था, चीनी मिट्टी हम इसलिए बोल रहे हैं, आम भाषा में चीनी मिट्टी बोला जाता है, टेक्निकल भाषा में सेरामिक है, पॉटरी से वाइट वेयर। तो काम शुरू हो गया, तो फिर उस टाइम पे करीब पूरा आधुनिक तरीके से जापान की जो मशीनें वो देख के आए थे, वो मशीनें भी यहीं पे बनवाई गई, लोगों के नए वर्कशॉप बने, जहाँ पे जापान से जो मशीनें देख के आए थे वो मशीनों की कॉपी तैयार की गई। आज भी हमारे पास उस टाइम की मशीनें हैं। वो मशीनें बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे पूरा चीनी मिट्टी बनने का काम शुरू हुआ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1972 में जब मैं यहाँ आया था, उस टाइम पे यहाँ 350 वर्कर काम करते थे, और रात दिन काम चलता था। और पूरे आपके इतिहास में ये चीनी मिट्टी कारखाना बरनी कारखाना के नाम से ग्रामोदय संघ फेमस था। उस समय लोग ग्रामोदय संघ को नहीं जानते थे, बरनी कारखाना को जानते थे कि बरनी कारखाना कहाँ है, भद्रावती में है, और भद्रावती में वहां पे बरनी बनती है, और वो बरनी पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से जाती थी। ये काम काफी सालों तक चलता रहा। धीरे 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 समय परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हो गया, लोगों ने घर में बरनी का उपयोग करना बंद कर दिया, लोगों ने अचार बनाना बंद कर दिया, आधुनिक तरीके आ गए। जो आधुनिक तरीकों में लोगों ने अब रेडीमेड अचार लेना शुरू कर दिया, घर की महिलाओं ने घर में अचार बनाना बंद कर दिया, तो बरनी की डिमांड खत्म हो गई। जब बरनी की डिमांड खत्म हो गई तो फिर ये हुआ कि साहब हमारे इन कारीगरों को रोजी रोटी कायम रखनी है। तो निर्मला जी ने, और हमारे उस समय कुमार जी थे, एच.जी. कुमार थे, एच.जी. कुमार जी थे, उन लोगों ने बैठ के सब ये विचार किया कि क्यों ना फिर इसको कलात्मक वस्तुओं पे बनाया जाए, आर्किटेक्चरल वस्तु में बनाई जाए, कलात्मक श्रृंगार का सामान बनाया जाए, जिससे कम से कम जो पैसे वाले लोग हैं वो सामान खरीदें, और ये काम रोजी रोटी लोगों की चलती रहे। इस तरह करके बरनी का काम धीरे धीरे खत्म हुआ, और हम आर्ट वेयर में चले गए। आज जो आप यहाँ पे जितना भी सामान देख रहे हैं, ये आर्ट वेयर के नाम से जाना जाता है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए है, आर्किटेक्चरल डेकोरेशन के लिए है, हाउस डेकोरेशन के लिए, और साथ साथ हम किचन वेयर भी बना रहे हैं। तो ये आज की स्थिति है। धीरे धीरे समय और परिवर्तन हुआ। इसी बीच में मैं बता दूं, क्योंकि जब सीमेंट भरपूर भारत में बनने लगी तो मंगलोर कवेलू की भी डिमांड खत्म हो गई।
आज नतीजा ये है कि जो 500 फैक्ट्रियां पूरे चंद्रपुर में थी, सबके काम बंद हो गए। सब जगह अब सीमेंट की छत होने लगी है, मंगल का वैल्यू लोगों ने लेना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे ये मतलब हम देश की उन्नति के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण उद्योग थे उनका पतन होता गया, और धीरे धीरे इन पतन होने के साथ लोगों को नए नए रास्ते ढूंढने पड़े, जिससे आज की तारीख में कि जो हमारे कलात्मक वस्तुएं हैं वो वस्तुओं को जीवित रखने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष ऐसे करना पड़ रहा है कि देखिए ऐसा है कि पहले हमारी कोठारी जगह है जहाँ चीनी मिट्टी हमें बहुत मिलती थी और हम लोगों की लीज थी। कुछ सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ परिवर्तन हुए और वो लीज बंद कर दी गई। तो उसकी वजह से जब मिट्टी मिलना, सफेद मिट्टी मिलना लोगों को बंद हो गई। हमारे चंद्रपुर में कम से कम 4 कारखाने थे जो चीनी मिट्टी के बर्तन से पाइप बनाते थे, और दूसरे बनाते थे। नागपुर में 4 कारखाने थे जो कप सॉसेस बनाते थे। वो मिट्टी न मिलने की वजह से वो सब कारखाने बंद रह गए। आज हम विदर्भ में अगर हम देखें तो सफेद मिट्टी में काम करने वाला सिर्फ ग्रामोदय संघ बचा है। और जब ये हुई तो हमारे निर्मला जी का एक ही उद्देश्य था कि आधुनिक हम कितने भी हो जाएं, विज्ञान से हम कितने भी तेज हो जाएं, लेकिन हम हस्तकला नहीं छोड़ेंगे। हम उस हस्तकला को बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सामान जो हमारा बनेगा वो हैंडीक्राफ्ट ही बनेगा और हस्तकला से बनेगा। तो आज भी हम उसको जीवित रखे हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ जितना सामान है सब हैंडमेड है। हम मशीन का उपयोग उसमें नहीं के बराबर कर रहे हैं। सिर्फ मशीन का उपयोग मिट्टी को काम लायक बनाना, मिश्रण बनाना, उस काम के लिए मिट्टी का इस्तेमाल हो रही है। ये तो हुआ हमारे ग्रामोदय संघ के अच्छे दिनों की बात। उसके बाद धीरे धीरे बुरे दिन शुरू हुए। बुरे दिन शुरू हुए हैं करीब 1900 आपकी इमरजेंसी जब लगी है। इमरजेंसी में निर्मला जी इंदिरा गांधी के उसमें आने वाले खिलाफत में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिए थे, और भाग लेने की वजह से वो जेल चले गए थे। जब जेल चले गए तो उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, उनकी नज़रों में वो ब्लैकलिस्टेड हो गए। तो धीरे धीरे हमारी जितनी भी सरकार की तरफ से इस सेंटर को सुविधाएं मिलती थी सब पे ताले लगते चले गए। फिर सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई। जब भाजपा की सरकार आई तो धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी सुधरना शुरू हुई। स्थिति सुधरी, लेकिन फिर भी वैसी हालत नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी कि जो सहायताएं मिल रही थी वो करीब करीब आधी होके भी खत्म हो गई। आज की तारीख में आज की जो स्थिति है, जो वो आधी सहायताएं मिलती थी वो भी बंद हो गई हैं। फिर मैं पूरा होने के बाद करीब मेरा ख्याल है 1986 में सबसे पहली जो हमको सरकार की मदद, बड़ी मदद मिली है, वो एक कपाट की योजना थी भारत सरकार की जो मिली। उसमें यह था कि पूरे भारत के सेलेक्टेड लड़कों को ट्रेनिंग दी जाए और उनको खुद एक संस्थाएं बना के खड़ी की जाए। तो उसमें 5 संस्थाएं खड़ी करनी थी, भारत के 5 कोनों में 5 संस्थाएं। वो ट्रेनिंग कपाट की यहाँ मिली, और वो कपाट की ट्रेनिंग 1 साल की थी। यह पहला प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार की तरफ से ग्रामोदय संघ को मिला था। उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद कई प्रोजेक्ट आए, हाँ, लेकिन उतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं आया। वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम। कपाट जो है, जो प्रोजेक्ट था वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ, फिर कपाट की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट मिले, एग्जीबिशन के लिए मिले, छोटे छोटे कई ट्रेनिंगों के लिए मिले, वर्कशॉप के लिए मिले। और फिर डीएसटी से हम लोग जुड़े। फिर डीएसटी से भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिए। उसमें कई रिसर्च, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च के ऊपर था। रिसर्च के ऊपर हमने कई प्रोजेक्ट किए और वो प्रोजेक्ट करते गए, और हम ग्रामोदय संघ के सिद्धांतों को ऊपर जीवित रखते हुए आज भी हम ग्रामोदय संघ को प्रोजेक्ट के दम पे ही जीवित रखे हुए हैं। आज जे आहे 1955ला ग्रामोदय संघाची स्थापना झाली। त्यानंतर एक जे आहे फरवरीला 1956ला ग्रामोदय संघाचं प्रशिक्षणाचं एक म्हणजे काम सुरू झालं, आणि खादी ग्रामोद्योग आयोग, त्यानंतर केंद्र सरकार, लघु माध्यम आणि जे आहे नई दिल्ली सरकार यांच्याबाबत अनेक प्रशिक्षणाचा जो भाग साथ आलेला आहे। आणि त्या प्रवासामध्ये गांधीवादी विचारसरणीने भारवलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजेच कृष्णमूर्तीजी मिरवेदार आलेलं आहे, आणि त्यांची वाटचाल आपण जे आहे ती जो
पाठपुरावा किंवा जो पार्श्वभूमी आहे ती आतापर्यंत निषेध केली. एकंदरीत जे आहे की म्हणजे खादी आणि महात्मा गांधीची विचारसरणी ते प्रशिक्षण जे आहे कुठेतरी कालबाह्य होऊ नये हा आपला ध्यास अजून आपण कायम ठेवलेला आहे. त्याचबरोबर यामध्ये मुळात रोजगार जो आहे इथल्या कुंभार बांधवांना किंवा रोजगारांना कलावंतांना जीवित ठेवण्याचं काम जे आहे इतर प्रशिक्षण ही नाविन्यपूर्ण प्रशिक्षणाचा भागही आपण अवलंबित केला. पण हळूहळू त्या भागाला जे आहे म्हणजे बंद करण्याचा प्रयोग किंवा कुठेतरी ब्रेक देण्याचा प्रयोग सुरू झाला. पण त्यातून खादी आयोगाची जी भूमिका आहे ती कायम ठेवणं हे विचारसरणीनं आपण सुरू ठेवलेलं आहे. मला तुम्हाला प्रश्न आहे की तुम्ही या ग्रामोदक संघाचे आज उपाध्यक्ष आहात आणि इथली वाटचाल जी आहे त्यानंतरचा भाग कसा काय राहिला आणि भैयाजींनी जी चालवलेली जी आहे भूमिका आहे खरोखरच दिशादर्शक पिढीला समर्पित ठरत आहे का, की अनुदान की बाकीच्या गोष्टी अडचणी ज्या अनेक कुंभार बांधव जो आहे इकडे तिकडे जो आहे आज रोजगारच्या याच्यामुळे काही प्रोजेक्ट बंद होत असल्यामुळे हे होत चाललेलं आहे. मुळात कसं आहे की महात्मा गांधींचं एक वाक्य होतं ग्रामोद्योग जे आहे विचारसरणी चळवळीचं, की भारत देश जर उद्याचा भारत देश बघायचा असेल तर खेड्याकडे चला आणि खेड्यातून स्वप्न बघा. ते स्वप्न उद्याच्या मुलांच्या भवितव्यात त्याच्या डोळ्यातून दिसले पाहिजे. खरोखरच तो आज भारत उभा राहताना दिसतोय का हे आपल्याला मला प्रश्न आहे. आणि यातून समोरची आपल्या ही चाललेलीच भूमिका आहे कारागिरांची, त्यांचे प्रश्न आहे, त्यांचे कुटुंब आहे, अनेक निगडीत अशा ज्या अन्न निवारा गरजा आहेत, यातून खरोखरच या विचारसरणीनं आज पुढे जातोय का यावर आपलं मत काय? माझं पूर्ण नाव आहे श्यामराव ठाकूर. मी 1983 मध्ये इथे ट्रेनिंगला होतो आणि त्यावेळेस जी ट्रेनिंग होती ती 9 महिन्याची होती. म्हणजे जसं बाळ 9 महिन्याचा आईच्या उदरामध्ये तयार होतो त्या पद्धतीने पॉटर्स जो तयार होणार होता नवीन मुलगा तो 9 महिन्याची ट्रेनिंग. म्हणजे भैयाजी म्हणजे कृष्णमूर्ती मिरमिराची सोच एवढी जबरदस्त होती की हा मुलगा 9 महिन्यामध्ये जसं बाळ तयार होते तसा हा कारागीर तयार झाला पाहिजे अशी त्यांची सोच होती. 1983 पासून मी 1 वर्षाची ट्रेनिंग केली इथे आणि ट्रेनिंग केल्यानंतर मिरमिराजींना असं वाटलं की बा या मुलांना ठेवायला पाहिजे इथे, म्हणून मला इथे त्यांनी ठेवून घेतलं आणि ट्रेनिंग सेंटरला माझी नियुक्ती केली होती पहिले. त्यावेळेस मी जेव्हा इथे आलो होतो तेव्हा मी एक कामगार म्हणून काम करत होतो इथे, कारागीर म्हणून नाही, कामगार म्हणून काम करत होतो. आणि त्यावेळेस माझं एका दिवसाची मजुरी होती 4 रुपये. 1983 मध्ये 4 रुपये एका दिवसाची मजुरी. आणि मग ट्रेनिंग केल्यानंतर माझी पहिली मजुरी मिरमिराजींनी दिली 9 रुपये. ती हायेस्ट 1983 मध्ये ती मजुरी हायेस्ट होती इथे 9 रुपये वर्करमध्ये आणि कारागिरामध्ये पण. तेव्हापासून माझी ही सुरुवात झाली आणि मिरमिराजींना वाटलं की बा हा मुलगा थोडंसं आर्टिस्ट याच्यात आहे म्हणून त्याने मला ट्रेनिंगसाठी पांडेचेरीला पाठवलं. तिथे गोल्डन ब्रिज पॉटरी म्हणून आहे, फॉरेनरची आहे ती. तिथे मी 4 महिने काम केलं. 4 महिन्यात शिकून आलं तिथून. मग खानापूरला पण 3 महिने शिकून आलो. असं शिकून बेंगलोरला पण मला पाठवलं ग्रामोदय संघामार्फत. तिथं पण एक वेगळेच जे इचिंग वगैरे जे काम आहे, कार्विंगचे काम आहे, तिथून शिकून आलो मी. म्हणजे असं ग्रामोदय संघातनं मला 3-4 ठिकाणांमध्ये ट्रेनिंगला पाठवलं आणि ते ट्रेनिंग करून आल्यानंतर इथे माझी ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मास्टर ट्रेनर म्हणून नियुक्ती झाली. आणि तेव्हापासून 84 पासून 83, 84, 85 हे 3 वर्ष मी ग्रामोदय संघाच्या रिजनल पॉटरी ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मास्टर ट्रेनर म्हणून काम करत होतो. आपण आता त्या याच्यावरती आपण काम करत मास्टर याच्यावरती आपण एक प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळली. आपल्या हाताखालून जे आहे जे वेगवेगळ्या राज्यातले ती जी कलाकृती सर आहे किंवा प्रशिक्षण घेतलेलं आहे तुम्ही आणि त्या प्रशिक्षणातून नाविन्यपूर्ण भाग जो आहे कलेचा त्या कलेची चुणूक आणि ती कदर जी आहे ती भैयाजींनी ओळखली होती. आणि भैयाजी तुमच्यावर भारावून गेली होती यांना याच्यामध्ये कलेच्या याच्यामध्ये एक दिशादर्शक ज्या विद्यार्थी घडवण्याचं काम यांच्याकडे सोपवावं
ही भूमिका भैयाजींची झाली. बाहेर. पण आपल्या हाताकडून जे आहे जे हो. विद्यार्थी घडत गेले हो. ते विद्यार्थी घडले हो. इव्हन महाराष्ट्रच नव्हे तर पांडिचेरी आहे किंवा हो. बंगलोर आहे किंवा हैदराबाद आहे, जे विविध राज्यातले विद्यार्थी आहेत ते कुठकुठले विद्यार्थी आज आपल्या क्षेत्राकडून गेलेले आहेत, हो. त्यांची काही नावं असतील किंवा ते हो. त्या त्या पद्धतीनं, या राज्यात काम करत आहेत, हो. तर ते आपण थोडस सांगावं. जेव्हा कपार्टचं प्रोजेक्ट आला आणि 8 स्टेट होते त्या प्रोजेक्टमध्ये, भारताचे 8 स्टेट, त्याच्यात केरला, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, राजस्थान, गुजरात असे 8 स्टेट होते. 8 स्टेटमधून प्रत्येक स्टेटमधून 2-2 विद्यार्थी क्वालिफाईड BSc MSc शिकणारे पोरं सिलेक्ट केले होते. आणि कपाटचं तसं प्रोजेक्ट होतं 5 वर्षाचं. 5 वर्षाचं प्रोजेक्ट होतं. आणि ते 5 वर्षाचं प्रोजेक्ट असं होतं त्यांचं की 2 वर्ष इथं ट्रेनिंग घ्यायची त्या मुलांनी, 2 वर्ष इथे ट्रेनिंग घ्यायची आणि 1 वर्ष त्यांची ते ज्या म्हणजे परिसरातून आले होते त्या परिसरातील कुंभारांना एकत्रित करून तिथे त्यांना ट्रेनिंग द्यायचं. त्यामध्ये जे विद्यार्थी जे होते हो. त्या आपल्या एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये काम करणारे किंवा शिक्षण घेतलेले, हो. त्याच्यामध्ये किंबहुना BFA बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट, हो. JJ आर्ट किंवा GD आर्ट, ATD वगैरे हो. असे पण विद्यार्थी इथे होते त्याच्यात होते. हम्म. त्याच्यात एक बंगालचा मुलगा होता, हम्म. एक बिहारचा मुलगा होता, हम्म. पितास गांगुली म्हणून, एक तामिळनाडूचा मुलगा होता, कृष्णा स्वामी म्हणून. हे होते आर्टिस्ट लोक. आणि नरोत्तम दास. नरोत्तम दास नाही, नरोत्तम दास नंतर आला, अच्छा. खूप नंतर आला हम्म. नरोत्तम दास. त्यावेळेस म्हणजे ही घटना आहे 1986 पासूनची. 1986 पासून तर आपल्या समोरच्या म्हणजे या दशकाच्या आतमधली. हा, 1986 पासून 1989 पर्यंत ही योजना चालली कपाटची. आणि त्यांना मग 5 वर्ष झाल्यानंतर त्यांनी जी संस्था बनवली होती त्या गावात, त्यांना ती हँडओव्हर करण्यात आली. म्हणजे कुंभारांना हँडओव्हर करण्यात आली ती 8 स्टेटमध्ये. अजूनही कोंडागाव, बस्तर, बस्तर MP मध्ये. हा बस्तर नाही, मध्य प्रदेश. आता छत्तीसगड मध्ये आले. अच्छा. कोंडागाव पहिले MP मध्ये होतं. नाही, बस्तर छत्तीसगड मध्ये आता. अच्छा. तर छत्तीसगड मध्ये कोंडागाव म्हणून आहे, तिथे एक संस्था आहे, खूप मोठी संस्था आहे. ओरिसाला रायगडा म्हणून डिस्ट्रिक्ट आहे, तिथे एक संस्था चालू आहे. बंगालला मिदनापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये एक संस्था आहे, तिथे पण एक चालू आहे. तामिळनाडूला तंजावूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये चालू आहे. असं 5-7 ठिकाणी अजूनही कपाटचे जे प्रोजेक्ट सुरू आहे ते अजूनही सुरू आहे. आणि UPला आहे वाराणसीमधून एक काय कोणतं गाव आहे ते. आता याच्यामध्ये हे प्रोजेक्ट म्हणजे आहे तर म्हणजे बंद झाले आहेत की सुरू आहेत? त्याच्यातले 4 प्रोजेक्ट सुरू आहे अजूनही. खूप मोठी संस्था दिली. तर बस्तरला जे संस्था आहे साथी म्हणून, ती खूप मोठी ग्रामोदय संघापेक्षाही मोठी संस्था झाली आहे ती. आणि ती बस्तर आर्ट म्हटल्यानंतर ट्रेडिशनल आर्ट असल्यामुळे ते खूप नावारूपाला आले. आणि त्यांनी एकच माध्यम नाही ठेवला ते मातीचा, त्यांनी डोगरा कास्टिंग, वूड कास्टिंग, वूडचं काम, लोखंडाचं काम आणि माती काम, असं 3-4 माध्यमातून ते काम करत आहेत अजूनही. आणि माझं काम असं होतं की 8 स्टेटला जाऊन, माझे मास्टर ट्रेनर असल्यामुळे 8 स्टेटला जाऊन 2-2, 4-4 महिने राहून त्या कुंभारांना तिथं प्रशिक्षण देऊन वापस यायचं. असं मी 5 वर्ष केलं पुन्हा 8 स्टेटमध्ये. आणि त्याचा जो अनुभव आला मला, तिथल्या कुंभारांचा आणि आपल्या जे इकडे जे आहे कम्युनिटी, असं जाणलं की आपल्या कुंभारापेक्षा ते जे कुंभार आहेत मेहनती जास्त आहेत. मेहनत खूप करतात, ते खूप मेहनत करतात. आम्ही जे शिकवायचं ते एका दिवसामध्ये त्यांनी त्यापैकी स्किल स्वतःमध्ये अवगत केलेलं आहे. नवीन गोष्टी ज्या त्यांनी अवगत करून घेतलेल्या आहेत
किंबहुना ज्या इथल्या कुंभारांना प्रशिक्षण जे आहे हे हा. मुळात कुंभार काम करणारा घटक जो आहे इथला हा. आणि ज्या कलेतून स्वतःला त्यांनी घडवलं आहे हा. ती कला यांनी अंगीकृत केली आहे हा. तर आणि जी आपण हे करतात तर त्यांनी नवीन कौशल्य जे आहे आत्मसात केले आहे त्यामुळे त्याच्यावरती हातखंडा असायलाच हवा. बिलकुल. मला हे म्हणायचं आहे की सध्या आता ग्रामोद्योग संघाची स्थिती जी आहे हा. जी म्हणजे स्थिती कुठल्या प्रवाहातून आणि कुठल्या घटनाक्रमातून ग्रामोद्योग संघ चालत आहे. जसं आज भारताच्या जे आहे कानाकोपऱ्यात ग्रामोद्योग संघाची ओळख किंबहुना भारत देशाबाहेर जी भयानी जी एक ओळख निर्माण करून ठेवलेली आहे. हो. एक गांधीवादी विचारसरणीच्या व्यक्तीनं ग्रामोद्योग संघ हे भद्रावतीचं नावलौकिक भांदक या नावाचं एक भद्रशील नवीन झालं पण हो. जी निर्मिती जी हे केलेली आहे ती कधीही न पुसता येण्यासारखी आहे. आणि आज ही ओळख जी आहे जी ग्रामोद्योग संघात एकीकडे निर्मिती केंद्र आलेलं होतं एक ओळख इतिहास ती कुठेतरी आज जे आहे अनेक अडचणीतून जो प्रवास सुरू आहे तो कसा काय सुरू आहे. आणि दुसरी बाब अशी की या अडचणी ज्या आहेत कुठल्या याच्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत आणि ग्रामोद्योग संघ जो आहे आज प्रशिक्षण आहे आज इथे ग्रामोद्योग संघाची वाटचाल जे आहे जे एकेकाळी एक वैभव जो आहे म्हणजे बघायला मिळत होतं. कलाकुसर आहे आर्टिकल सरांनी सांगितलं आताच की जे आहे की जी कौलाची जी काही निर्मिती आहे ही एक अविभाज्य ओळख होती. विठा ज्या आहेत आज अनेक कारखाने बंद झालेले आहेत आणि नवीन आधुनिक याने घेतलेल्या आहेत. अजून त्याचकडे येण्याची गरज आज जाणवत आहे. आणि त्यातून खादी जी विचारसरणी जी आहे की खादी ग्रामोद्योगाची विचारसरणी की जी गांधीवादी विचारसरणी जी काही म्हणजे तत्वर आलेली आहे त्या गोष्टीला आपण जवळून जे आहे अंगीकृत केलं पाहिजे. तोच ध्यास ग्रामोद्योग संघाने ठेवलेला आहे. पण यातून वाटचाल करताना की इथला रोजगार ग्रामोद्योग संघ कुठल्या प्रवाहातून जात आहे कुठल्या अडचणींना समोर जात आहे आज ग्रामोद्योग संघाची समोरची वाटचाल कशी असणार आहे गव्हर्नमेंट याकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे आणि हे ग्रामोद्योग संघ समोर कुठे कशा पद्धतीने घेऊन जाणार आहात याविषयी आपण जे आहे थोडस हे करावं. याचं असं आहे जे ट्रेनिंग सेंटर आमचं जे सुरू होतं मेन खादी कमिशनच्या आता 1 वर्ष झालं आम्हाला खादी कमिशनकडून कुठल्याच प्रकारचं मदत नाही. का बरं का प्रश्न का म्हणजे विचार म्हणजे का याच्याशी मदत याच्यासाठी नाही आहे की इथले जे विद्यार्थी आहेत पहिले काय होत होतं की विद्यार्थ्यांना TADA प्रशिक्षणामध्ये जे मोबदला भेटत होता तो गव्हर्नमेंटकडून भेटत होता ते बंद करून टाकलं गव्हर्नमेंटने. सगळं बाहेरचे जे मुलं येणार होते ते सगळे बंद झाले. अजून येतात पण एकादुक्का. पण जे मणिपूर आसाम कर्नाटक केरला मधून जे 10-15 जे मुलं येत होते त्यांना ते आणि स्टायपंड देत होतो ते सगळं गव्हर्नमेंटने बंद करून टाकलं. आणि गव्हर्नमेंटची एक पॉलिसी निघाली आहे की तुम्ही प्रशिक्षण द्या पण मुलांकडनं फीस घ्या. आता उसमें 1 मिनट में हस्तक्षेप करूंगा. थोड़ा सा जो खादी कमीशन ने जो ट्रेनिंग की सिलेबस तैयार की है अब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिलेबस आज के जो कुम्हारों के लिए है वो उनसे मेल नहीं खाती है. मेल इसलिए नहीं खाती देखिए हम ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं. ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये है कि हम उन कुम्हारों को नई तकनीकी सिखाएं. एक है जो नहीं सीखे हुए हैं उनको हम काम सिखाएं. जो उनकी नई जनरेशन है वो काम सीखना चाहती है लेकिन 1 महीने और 2 आज खादी कमीशन का जो सिलेबस है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना सिर्फ इतना है. 4 महीने में आदमी कला सीख नहीं सकता. कला को समझ सकता है हाथ बटा सकता है लेकिन मास्टर नहीं बन सकता. पहले ट्रेनिंग 1 साल की हुआ करती थी. 1 साल में वो मिट्टी के पहले गुण से लेके और पकाने तक हर कला को वो पूरी तरह सीखता था और उसको प्रैक्टिस करने का समय मिलता था. आज हमारी सरकार और हमारा खादी कमीशन ये बोलती है हम सिर्फ स्किल डेवलपमेंट कीजिए. अब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो आदमी काम कर रहा है ऑलरेडी वही स्किल डेवलपमेंट करने आएगा. नया तो कारीगर आएगा नहीं. और जो नया कारीगर आएगा उसको सीखने के लिए 4 महीना बहुत कम है. 4 महीने में वो नहीं सीख सकता. तो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं कि नया कारीगर 4 महीने में सीख नहीं सकता इसलिए बोलता साहब 4 महीने में हम क्या सीखेंगे. पहली बात. दूसरी बात जो स्किल डेवलपमेंट सीखने आता है वो अपना जमाया काम छोड़ के आता है. उसको स्टाइपेंड बंद कर दिया गया
कि पहले भाई जो आपको छात्रवृत्ति मिलती थी वो छात्रवृत्ति नहीं है, अभी वो 1,000 रुपया छात्रवृत्ति देते हैं। 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति में तो एक दिन का खाना भी अब नहीं होता है। तो लोग वो बोलते हैं भाई मेरा जो धंधा चल रहा है वो छोड़ के मैं तुम्हारा यहाँ 4 महीने आके बैठूं तो मैं खाऊंगा क्या, मेरा परिवार क्या खाएगा, इसलिए उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो आज स्थिति ये है कि जो लोग सीखना भी चाहते हैं वो आर्थिक तंगी की वजह से नहीं सीख रहे हैं, और जिनको हम सिखाना चाहते हैं वो 4 महीने में सीख नहीं पाते हैं। मेन कारण आज ट्रेनिंग का जो डाउनफॉल हो रहा है वो ये। आगे आप त्याच्यामध्ये सर आपल्या ग्रामोद्योग संघाच्या याच्यामध्ये अनेक मान्यवरांनी भेटी दिलेल्या आहेत. हाँ केंद्र सरकारचे मिनिस्टर असो हाँ. किंवा राज्याचे असो किंवा विविध खादी ग्रामोद्योग विभागाचे अधिकारी असो, या कुठकुठल्या केंद्रीय मिनिस्टरनी इथे भेटी दिली आहे आणि याच्यावर काही वार्तालाप चर्चा झालेल्या आहेत का, किंवा अनुदान या संदर्भामध्ये खादी ग्रामोद्योगाच्या नवीन काही संकल्पना आहेत किंवा नवीन काही योजना आहेत की त्या खादी ग्रामोद्योगाला भैयाजींनी चालवलेली जी काही 1956 पासून जी ऐतिहासिक जे आहे दृष्टिकोन ठेवून म्हणजे 59 आता जवळपास 70च्या जवळपास वर्षाला होते आहे, या ग्रामोद्योग संघाला एक घरघरपणे जे एक कुठेतरी ब्रेक लागण्याचं काम जे आहे येऊ पाहत आहे. तर त्या संदर्भात काही जे केंद्रीय मिनिस्टर आपल्याकडे येऊन गेलेले आहेत तर ते कोण आले होते, त्यांचं काय म्हणजे आपल्या ग्रामोद्योग संघ संदर्भात संकल्पना ठरल्या किंवा अनुदान काय देणार किंवा कुठल्या अडचणींना या संदर्भात आपल्या काही चर्चा झाल्या आहेत का, किंवा त्यांनी अनुदान देण्यासंदर्भात काही विचारमंथन आपण केलं आहे का? वो एक अलग योजना थी। वो योजना यह थी, देखिए गडकरी जी जब वापस उद्योग मंत्रालय उन्होंने अपने मंत्रालय में लिया था, उसके मंत्री बने थे, सूक्ष्म और उसके MSME के मिनिस्टर बने, तो क्योंकि वो निर्मला जी के सहयोग में थे, काफी साथ से उनके साथ मित्रता भी थी उनकी, तो उनको ये लगा कि जब मैं उद्योग मंत्रालय मेरे हाथ में आया है तो अपने जिले का और अपने इलाके का, अपने विदर्भ का ये एक सबसे पुराना सेंटर है, इसको सेंटर को सुधारा जाए। ये उनका मेन उद्देश्य था कि इस सेंटर को, जो सबसे पुराना सेंटर है आज पूरे भारत के अंदर, अकेला पॉटरी ट्रेनिंग सेंटर जो नॉन डिपार्टमेंट है वो ग्रामोदय संघ है, बाकी सारे ट्रेनिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। और एक अपना खादी कमीशन जो खुद खानापुर में चला रही है वो सेंटर है। खानापुर का सेंटर बिल्कुल एक किनारे पे है, वहां पे सिर्फ लाल मिट्टी का काम सिखाया जाता है। हमारे इस सेंटर में लाल मिट्टी का भी काम है, चीनी मिट्टी का भी काम है और दूसरे कलात्मक वस्तुओं का भी काम है, जिसकी वजह से ये सेंटर अभी तक जीवित रहा है। और आज हम ये गर्व के साथ कर रहे हैं, ये पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसकी पहचान है। लेकिन अब समय बदल चुका है। समय बदलने के कारण ये हुआ कि हमारी बिल्डिंगें पुरानी हैं, आज से 60 साल पुराना जो हमारा स्ट्रक्चर था आज भी वही स्ट्रक्चर है। तो गडकरी जी को लगा कि नहीं, इसका उत्थान होना चाहिए और इसको वापस इसकी मदद करके इसको देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने आगे बढ़े, हम लोगों का हाथ पकड़ा, बोले नहीं, इस सेंटर को हम सुधारेंगे और वर्ल्ड लेवल का ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। खादी कमीशन ने पूरी उनके साथ हाँ में लाई, खादी कमीशन ने पूरा उनके साथ सहयोग किया और उस समय उन्होंने 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया खादी कमीशन ने, कि हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, नई मशीनरीज लाएंगे और ये हॉस्टल सही करेंगे, आज का आधुनिक हॉस्टल बनाएंगे। जब गडकरी जी खुद यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा नहीं, इतने पैसे से काम नहीं होना है, ये तो कुछ भी नहीं है इतने बड़े कंपाउंड के लिए। इस ट्रेनिंग सेंटर को अगर वर्ल्ड सेंटर बनाना है तो 20 करोड़ रुपया होना चाहिए, 10 करोड़ रुपया मेरी तरफ से बढ़ाया जाए। बहुत तालियां बजी, हम लोग बड़े खुश हुए कि भाई ग्रामोदय संघ का वापस जीर्णोद्धार होगा और वर्ल्ड सेंटर बनेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि कुछ ही महीने में यहाँ से जाने के बाद उनके हाथ से मंत्रालय चला गया। अब जब मंत्रालय उनके हाथ से चला गया तो फिर वही सरकारी नौकरशाही आ गई। अब उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिए कि साहब गडकरी जी ने 20 करोड़ बोला था, हमारे पास तो सिर्फ 10 ही करोड़ था, हम 20 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। उसके बाद फिर कोई दूसरे ने अकाउंट सेक्शन उठा ली कि ग्रामोदय संघ के पास ऑलरेडी इतनी जमीन है और ये है वो है, हमारे पास गिरवी क्या रखेंगे, जमीन तो सरकार की दी हुई है। अब उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगे लगाना शुरू कर दिए जिससे वो प्रोजेक्ट न चले। आखिर में वो ठंडे बस्ते में चला गया। या ग्रामोद्योग संघाला जे आहे की अनुदान न मिळाल्यामुळे काही तांत्रिक अडचणी ज्या आहे उद्भवल्यामुळे आणि ग्रामोद्योग संघाकडे स्वतःच एक कन्स्ट्रक्टिव्ह जे आहे ते हे राहिल्यामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या, त्यामुळे अनुदान देण्यास जे आहे आणि पद गडकरी साहेबांचं पद जे आहे
ते गेल्यानंतर तो निधी उपलब्ध झाला, अशा अडचणी निर्माण झाल्या. मला इथे म्हणायचं आहे की ग्रामोदयोग संघाला भैयाजींच्या कालावधीमध्ये जे आहे, ज्या ज्या विचारसरणींनी भेट झाली, ज्याचे सवंगडी मित्र आहेत, असे कुठकुठल्या अग्रगण्य व्यक्ती आहे की ज्यांनी ग्रामोदयोग संघाला भेट दिलेली आहे आतापर्यंत. हंसराज अहिरला आम्ही खूप वेळा ग्रामोदयोग संघाच्या जी काय आहे म्हणजे चळवळीतली व्यक्ती जे आहेत ते पण इथे भेट दिलेली आहेत. मागे अण्णा हजारे पण ग्रामोदयोग संघाला जे आहे, स्वतः मी त्यावेळेस अण्णा हजारे आणि भैयाजींनी सत्कार केला होता, ग्रामोदयोग संघामध्ये भेट दिली होती. आणि गांधी विचारसरणीचे जे मित्र आहेत ते पण मंडळी येऊन गेलेली आहेत. खादी ग्रामोद्योग आयोग अंतर्गत चालणारा ग्रामोदयोग संघ आणि गांधीजीच्या विनोबा भावेंच्या विचारसरणीला चाललेलं काम जे आहे हे देशासाठी समर्पित झालेलं आहे आणि व्याख्यानाजोगं आहे. परंतु इथल्या रोजगारांसंदर्भामध्ये जे बाद भी अभी तक एक लेटर, एक लाइन का लेटर नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है. तो फिर भी हम ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं. जो हमारे पास सीखने आ रहे हैं वो बेचारे बच्चे अपनी फीस दे रहे हैं. हम उनसे बहुत नॉमिनल फीस ले रहे हैं, 2000 रुपये महीना, और उस पर हम उनको सिखा रहे हैं. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि नहीं, हमारे जो आर्थिक तंग से परेशान है उनको यहाँ तक कि हम फ्री भी सिखाने को तैयार है, लेकिन सीखें. हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे कारीगर जीवित रहें, कला को आगे बढ़ाएं और कले से में जो भी नई तकनीकी विधि है वो सब सीखें. इसको हम आज भी जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी में है. आता सध्या स्थितीत जे आहे कुंभारी काम करणारे कारागीर किती आहेत किसमें? आपल्या ग्रामोदयोग संघामध्ये किती होते हाँ आणि आता सध्या स्थितीत किती आहेत कामावरती हाँ. आणि बंद किती झाले आहेत? नहीं, ये बताना थोड़ा सा. ट्रेनिंग नाही. आता कसं ट्रेनिंग सेंटर मध्ये जे होते 4-5 लोक, 4 लोक होते ट्रेनिंग सेंटर मध्ये, 4 लोक होते. ती ट्रेनिंग सेंटर मध्ये 4-5 लोक होते. प्रिंसिपल पकड़ के 5 थे. प्रिन्सिपल पकड के 5 लोक थे. आणि त्यांचं जे खादी कमिशन जे फंड देत होतं तेच बंद केलं. बंद केल्यानंतर आता त्यांना फायनान्शियल मदत कोण करणार? ग्रामसंघाची तर काही तेवढी परिस्थिती नव्हती की बा ट्रेनिंग सेंटरला आपण आपल्या याच्यात घेऊन त्यांना फायनान्शियल पगार वगैरे द्यावं, हे करावं. ती परिस्थितीच नाही होती ना अजूनही सध्या नाही. म्हणजे सध्या परिस्थितीत आता कारागीर नाही आहेत, कुंभारी कामगार बंद कारागीर म्हणजे प्रशिक्षण केंद्रामधले कारागीर नाही आहेत. बाकी ग्रामोदय संघामध्ये जे कारागीर आहेत ते आहेत. अच्छा, ते आहेत. ते किती आहेत? ते आम्ही 2 लोक आहोत. अच्छा, आणि एकूण किती होते आधी? आधी 6 लोक होते. हम्म. त्याच्यापैकी वर गेले हम्म. 3-4 लोक, हम्म. म्हणजे 3-4ही लोक वर गेले आमचे. हम्म. एक चांगला म्हणजे 30-35 वर्षाचा होता तेव्हाच. नाही, सध्या परिस्थितीत म्हणजे कारागीर जे आहे हा. म्हणजे या ग्रामोदयोग संघाला किती जण असायला पाहिजे? कारागीर तसे भरपूर असायला पाहिजे, पण फायनान्शियल कंडिशन अडचण आहे ना, अडचण आलेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही कमी केलं ना. अच्छा, फायनान्स. आणि कसं फायनान्शियल अडचणीमुळेच प्रोडक्शन कमी केलं. त्याच्यातले माणसं कमी केले, लेबर कमी केले. आणि जे आता एका कारागिरीच्या मागे फक्त 2 लोक आहेत, दुसऱ्या कारागिरीच्या मागे 3 लोक आहेत. म्हणजे असे, कारण तो कारागीर स्वतःच काढून त्या 4 लोकांचं पण फायनान्शियल काढेल तेव्हाच हे ग्रामोदय संघ म्हणजे त्यांना फायनान्शियल भेटेल, नाही तर भेटणार नाही. त्याच्यामुळे आम्ही 2 कारागीर, त्याच्या मागे 6 लोक, बस एवढंच म्हणजे आमचा संसार चालू आहे ग्रामोदय संघ. ग्रामोदयोग संघाच्या संदर्भामध्ये आपण इथे सचिव म्हणून राहिलेला आहात आणि काम करत आहात. तर समोर ग्रामोदयोग संघाची जी भूमिका जी आहे हे दिशादर्शक काय राहणार आहे? आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत कोणालाच, जसं खादी ग्रामोद्योग किंवा इतर कपाट योजना तसं, किंवा CSR पण प्रयत्न चालू आहे. प्रयत्न तुम्ही त्या संदर्भात जे आहे पत्रव्यवहार झालेले आहेत आणि शासनाकडून, केंद्र शासनाकडून काय प्रतिक्रिया वगैरे कुठल्या आलेल्या आहेत? आता काही अजून आलेलं नाही. अजूनही प्रतिक्रिया त्या संदर्भात आलेल्या नाही आहेत. आणि या ग्रामोदयोग संघ जे आहे हा इतिहासाचा भाग राहिलेला आहे आणि कलावंत जे आहे वेगवेगळ्या क्षेत्राकडे वाटचाल करत आहे. आज या खूप मोठ्या ग्रामोदयोग संघाला म्हणजे आज आपण खूप मोठ्या अडचणीतून, संकटातून जात आहोत असं मला हरकत नाही आहे.
तर या भद्रावतीच्या ऐतिहासिक भूमीतून आणि चाललेल्या ज्या चळवळीतून आपल्या ग्रामीण क्षेत्रातील आणि सर्वांगीण दृष्टिकोनातून खेड्यापाड्यातूनच नव्हे तर ग्रामोद्योग संघाची जी संकल्पना जी आहे ते चालवून इथून विद्यार्थी तयार झालेले आहेत, किंबहुना महाराष्ट्रात नव्हे तर बाहेर राज्यात देशात घडलेले आहेत. आणि भैयाजींनी चालवलेली संकल्पना ही खूप मोठी व्यापक झालेली आहे. आणि आज या दिशादर्शक परिस्थितीतून आपण वाटचाल करत आहात. तर समोर शासनाला आणि या सर्व प्रक्रियेला म्हणजे एक मात करण्यासाठी, समोर दिशादर्शक दृष्टीने जाण्यासाठी आपला काय अजेंडा राहणार आहे, म्हणजे ग्रामोद्योग संघाचे एक ट्रस्टी नात्याने किंवा पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव आणि उपाध्यक्ष नात्याने आपली भूमिका काय राहणार आहे आपल्या? आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत फंड वगैरे आणण्यास आणि उत्पादन तर चालूच आहे आमचं. थोडं विक्री वगैरे. उत्पादन कुठल्या पद्धतीचं सुरू आहे सध्या? हार्डवेअरचं चालू आहे. हार्डवेअरचं सुरू आहे. त्याचं सेलिंग वगैरे विक्री थोडं होत आहे पण ते कमी पडत आहे. म्हणजे इथं ग्राहक म्हणजे काय असं साधारण नाही. जसे इंजिनियर, डॉक्टर, मोठे मोठे लोक, त्यांना कलेची जाण आहे, ज्यांना कलेविषयक काही आपल्या आवड आहे, अशा पद्धतीच्या मंडळी ज्या आहेत या इकडे येतात आणि कलेची कदर जे आहे, ज्याला आवड आहे किंवा त्या कलेचा आपण हे ठेवलं पाहिजे त्या दृष्टीने. विक्री तेवढी नाही होत तरी आता महिन्याला 40-50 हजार. अच्छा, तेवढं काही खर्च नाही. आणि प्लस पॉइंट हा आहे आमच्याकडे थोडं विक्रीचा. जैन मंदिर आहे. जैन मंदिरामध्ये संपूर्ण भारतातले हे जैन लोक येतात. म्हणजे भद्रावतीच्या इतिहासकालीन याच्यामध्ये जी मंदिरं आहेत, जे ऐतिहासिक पाष्टात मंदिर आहे, जिथे राज्यभरातून देशातून काही मंडळी येतात, आपले एक ग्रामोद्योग संघाची विजिट देतात, त्यातून आपली जी काही सेलिंग होते. त्याचबरोबर भद्रावतीचा ऐतिहासिक म्हणून येणारा जो पर्यटक आहे इतर क्षेत्रात, तो पर्यटक ग्रामोद्योग संघाची एक नाविन्यपूर्ण ओळख असल्यामुळे तो एक त्या पद्धतीने येतो. त्या सगळ्या ग्रामोद्योग संघाचं राहडगाडग जे म्हणतो आपण, जे चाका आहेत, ती येणारी पर्यटक आहेत. आणि ते पर्यटकाच्या आधारावर आज ग्रामोद्योग संघाची उलाढाल सुरू आहे. आणि त्यातून ग्रामोद्योग संघ हे ऑक्सिजन लेवलनी सध्या जे आहे म्हणजे हे करतात, त्याला ऑक्सिजनची अधिक पुरवठा करण्याची, म्हणजे त्याला काय म्हणतो, रोपट्याला अजून नवीन रोपटे नवीन वाढवण्याची जी आहे भूमिका असायला हवी. केंद्र शासनाने आणि महाराष्ट्र शासनाने विविध खादी ग्रामोद्योग आणि या सगळ्या मंडळींनी जे आहे त्या शासनाच्या, केंद्र शासनाच्या प्रक्रियेतून या ग्रामोद्योग विचारसरणीला, ग्रामोद्योग संघाला नवीन उभारी देण्याचं काम जे आहे झालं पाहिजे, जेणेकरून हा इतिहास साक्ष राहील, ग्रामोद्योग संघ साक्ष राहील. आम्ही श्रीवास्तव सरांना इथे म्हणजे माझा प्रश्न की इथून तुम्ही सर्व जे आहे कलावंतांना, शासनाला, किंबहुना इथे विद्यार्थी घडून गेल्या कलावंतांना, समोर येणाऱ्या ट्रेनिंगसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि सरकारला आणि काय म्हणजे संदेश इथून देऊ इच्छिता या ग्रामोद्योग संघातून, की ग्रामोद्योग संघ ज्या भैयाजींनी चालवलेलं, गांधीजीच्या विचारसरणीचे चाललेलं, विनोभावाच्या विचारसरणी चाललेलं ग्रामोद्योग संघ जे आहे, याला कलेच्या माध्यमातून उत्थानात्मक दृष्टिकोनातून, विकसनशील दृष्टिकोनातून गेलं पाहिजे, यासाठी आपला काय संदेश असेल? इस पर हम बहुत कम शब्दों में ये बोलेंगे कि आज की जो स्थिति है, ये स्थिति कोरोना जो बीमारी फैली थी, कोरोना बीमारी के बाद से आर्थिक तंगी हमारे ग्रामोद्योग संघ को शुरू हुई है। क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों का आना जाना बंद था, लोगों का घर से निकलना बंद था, काम बंद था, सब बंद है। और ये उस लंबे समय पीरियड में ये हालत हो गई कि अब आज की तारीख में उसका असर अभी तक है। अभी तक मतलब ये है कि जैसा हमारे भाई ने बोला कि जैन मंदिर के तीर्थयात्री आते थे, हमारा सबसे बड़ा मार्केट जो था वो जैन मंदिर के तीर्थयात्रियों से था। साल में 1.5 लाख से 2 लाख तीर्थयात्री जैन मंदिर हर साल आते थे, और वो आने के बाद वो भद्रावती की कुछ ना कुछ पहचान ले जाने के लिए, भद्रावती का कुछ सामान ले जाने के लिए, अपने यहाँ के लोगों को उपहार देने के लिए हमारे यहाँ का सामान लेके जाते थे। डिफेंस में जितने भी विजिटर्स आते थे, उन सबको विजिट में उनके जो स्वागत के लिए सामान था वो हमारे यहाँ का कलात्मक सामान उनको दिया जाता था। आज वो तीर्थयात्री आना करीब करीब नहीं हो गया है। मेरा ख्याल है कोरोना के बाद से अभी तक जैन मंदिर में कोई मेला का कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें कभी भीड़ आई हो। तो हमारी बिक्री के ऊपर काफी असर पड़ा है।
और वो बिक्री के असर की वजह से ये हुआ कि हमारी आर्थिक तंगी शुरू हुई है। अब आप जो बोल रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए और इसके लिए, हमें तो खाली खादी कमीशन से या भारत सरकार से ये हमारी विनती है कि ट्रेनिंग सेंटर के वो जीवित रखने के लिए जो मिनिमम बजट है, जो बजट अभी तक दे रहे थे, कम से कम वो बजट हमको टाइम पर दें, हमको समय पर दें। आज हमने आरटीसी के ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ की छुट्टी क्यों कर दी? अप्रैल से लेकर दिसंबर हो रहा, फंड नहीं आया। 1 लाख रुपया हर महीने की उनकी पगार होती है, वो हम कहाँ से देते? हम ग्रामोदय संघ की बिक्री से उन लोगों की पगार नहीं निकाल सकते ना। तो जो ट्रेनिंग सेंटर का स्टाफ था, इसलिए हमने उनको छुट्टी दे दी कि भाई जब तक हमें फंड नहीं आता तब तक आप हमारे यहाँ क्षमा कीजिए, फंड आने के बाद हम आपको वापस बुलाएंगे। तो ये स्थिति में हमारा ट्रेनिंग सेंटर हो गया। जो अभी हमारे भाई ने बताया कि हमने प्रोडक्शन कम कर दिए, जब तीर्थ यात्री कम हो गए, लोगों के कोरोना के बाद से डिमांड कम हो गई। आज आदमी की व्यक्तिगत आदमी की देखा जाए तो परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। हम सीधे ये बोलेंगे कि सिर्फ हमारा उद्योग नहीं, करीब करीब सभी उद्योगों के ऊपर उसका असर अभी तक चल रहा है। बिक्री की हालत आज अभी भी अच्छी, मार्केट पोजीशन अभी भी अच्छी नहीं हुई है। तो उसमें यह है कि भारत सरकार को चाहिए, खादी कमीशन को चाहिए कि हम लोगों को उस समय सपोर्ट करें। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कम से कम उसको पूरी की पूरी आर्थिक सहायता दें, जिससे हम उसको जीवित रख सकें और अपना काम चलाते रहें। दूसरी चीज हम ये बोलेंगे, हमको हर साल प्रोजेक्ट मिलते थे। हर साल जो प्रोजेक्ट होते थे रिसर्च के होते थे। हम यहाँ पे रिसर्च का प्रोग्राम करते थे। उस रिसर्च के प्रोग्राम में हमारे पास टेक्निकल स्टाफ जो हम रखते थे वो मल्टीपर्पज हो जाते थे। हमारा भी काम करते थे, रिसर्च का भी काम करते थे, ग्रामोदय संघ का भी काम करते थे। आज 1 साल से खादी कमीशन पे छोड़ दीजिए, भारत सरकार से जो हमको हमेशा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिले हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। 8 प्रोजेक्ट हमने DST को दिए हुए हैं। CSR फंडिंग में 3 प्रोजेक्ट हमारे हैं, सब अंडर कंसिडरेशन है, रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन में कब तक कंसिडरेशन रहेंगे भगवान जाने, तब तक हमारा ग्रामोदय संघ की स्थिति और क्या होगी हमें मालूम नहीं है। बस इतनी हम बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इतिहासाच्या पाऊलखुणांवर वाटचाल करताना भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही महात्मा गांधीच्या विचारसरणीने भारावलेले व्यक्तिमत्व भैयाजी भद्रावतींनी ओळख दिलेलं असं व्यक्तिमत्व कृष्णमूर्तीजी मिनवरा, जरी ते आज हयात नाही आहेत, 1922 मध्ये त्यांनी जन्म घेऊन त्यानंतर समोरची वाटचाल, जे दिशादर्शक वाटचाल जे आहे ते भद्रावतीच्या ऐतिहासिक भूमीमध्ये केली। त्या ऐतिहासिक भूमीमधून त्यांनी 1955 ला ग्रामोदय संघाची स्थापना केली। त्यानंतर आपल्या नोव्हेंबरला आपल्या फरवरीला 1956 मध्ये ग्रामोदय संघाच्या कुंभारी काम आणि कलाकौशल्य प्रशिक्षण कामाला सुरुवात केली। इथलं माती प्रशिक्षण ला एक जे आहे, इथलं जे काही ऐतिहासिक जे आहे हेर आलेलं आहे, जळवण आलेली आहे। इथली जी माती जी आहे ही खूप कलाकौशल्याने निपुण अशी माती होती। याचं परीक्षण करून सगळ्या बाबीचा ऐतिहासिक जो आहे विचार करून त्यांनी या ग्रामोदय संघाला एक इथे स्थापित करून इथे बेरोजगारांना रोजगार देण्याचं काम, कुंभारी कामांना कलाकौशल्याने निपुण करण्याचं काम आणि इतिहासाच्या वेगवेगळ्या बाबींना उजाळा द्यायचं काम भद्रावतीच्या ऐतिहासिक नगरीमधून चालवलं। अनेक या ग्रामोदय संघाला अनेक मोठ्या मंडळींनी, अण्णा हजारे असो किंवा त्याचबरोबर बाबा आमठे असो, त्याचबरोबर आपले त्यांचे सवंगडी मित्र जे आहे सर्व विचारसरणीने अनेक मंडळींनी इथे भेटी दिल्या। त्याचबरोबर अनेक महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्र्यांच्या व्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्याही मंत्रिमंडळांनी भेटी दिलेल्या आहेत। आणि इथल्या कलाकुसर, इथल्या कलावंतांनी दाखवलेली चुणूक, इथलं ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण आणि कुंभारी काम, सिरॅमिक काम आणि जी इतिहासाच्या याच्यामध्ये जी कौलांची जी काही भूमिका राहिलेली आहे किंवा विठांची जी जे आहे, ज्यावेळेस बांधकाम व्हायचं, असं सगळं निर्मितीचं केंद्र जे आहे आज अव्याहतपणे उभं झालेलं काम जे आहे, स्ट्रक्चर जे आहे, हे गेली काही दशकामध्ये जे आहे संपुष्टात येऊन अनेक कलावंतांचं घरघर कडे वाटचाल चाललेली आहे। आणि या परिस्थितीतून कलावंतांना उभार देण्याचं काम, त्यांना जिवंत ठेवण्याचं काम अनेक ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमानं अजून पुन्हा उभं राहावं। त्याचबरोबर इथल्या कामगारांना आणि कलावंतांना दिशा देण्याचं काम अजून त्या दिशादर्शक पद्धतीने वाटचाल करावं, या दृष्टिकोनातून इथल्या ग्रामोदय संघाची वाटचाल सुरू आहे। आणि इथले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आपले श्रीवास्तव सर, त्याचबरोबर इथले आपले जे आहेत उपाध्यक्ष आहेत आणि
इतर सहकारी मंडळी यांनी चालवलेली वाटचाल जी आहे हे खरोखरच या म्हणजे प्रक्रियेतून चाललेली वाटचाल आहे. संत गतीतून चाललेल्या बाबीकडे अजून गती कशी देता येईल, शासनाकडे, केंद्र शासनाकडे प्रोजेक्ट अजून त्यांनी पाठवलेले आहे आणि अनुदानाची अपेक्षा आहे. किंबहुना त्यांच्या या मागणीला जे आहे केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित खादी ग्रामोद्योग आणि केंद्र सरकार या जे आहे विचारसरणीनं त्यांच्या कलेला आणि इथल्या बेरोजगारांना किंबहुना महाराष्ट्रात नव्हे तर केंद्रातील येणाऱ्या कारागिरांना स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी चाललेली वाटचाल जी आहे हे दिशादर्शक ठरणार आहे. आणि म्हणून एक ऐतिहासिक ग्रामोद्योग संघ कुठं लुप्त होऊ नये, काळा ओघाने इथे जे आहे कलावंतांना दिशा देण्याची जी ओढ आहे, ऐतिहासिक ओढचढ चाललेली आहे. पर्यटनाच्या भूमिकेतून आज इथली जी आहे अडचण दूर होत आहे. येथील भद्रावती ऐतिहासिक भूमीमध्ये अनेक मंदिरं आहेत. पार्श्वनाथ मंदिर असो, भद्रनाथ मंदिर असेल, बौद्ध लेणी असेल, गणेश मंदिर असेल. इथे येणारा लोंढा जो आहे हा पर्यटक भावनेने येतो, पण त्याचे पाय वळतात ऐतिहासिक कालीन भैयाजींनी सुरू केलेल्या ग्रामोद्योग संघाकडे. आणि इथून जो आर्थिकतेचा जे आहे जी काही विक्री होते, साधन सामग्री ज्या असते तिथून ज्या विक्रीच्या माध्यमातून घेतात, त्यातून आता सध्या या ग्रामोद्योग संघाची वाटचाल सुरू आहे. खरोखरच एक आपल्यासाठी आणि सर्व महाराष्ट्रासाठी किंबहुना देशासाठी खूप खेदजनक बाब आहे. परंतु यातूनही फिनिक्स पक्षाप्रमाणे इथली मंडळी अजूनही केंद्र सरकारकडे आतुरतेने वाट पाहत आहे. या ग्रामोद्योग संघाला महात्मा गांधींच्या, विनोबा भावेंच्या आणि किंबहुना देशातील ज्या विकासशील दृष्टिकोनातून चालण्याच्या प्रक्रियेकडे लक्ष केंद्रित करायचं असेल तर खरोखरच या ग्रामोद्योग संघाला आज जिवंत ठेवण्याचं काम आपल्याला करावं लागणार आहे. पूर्ण महाराष्ट्राला किंबहुना कलावंतांना यातून पुढाकार घेऊन जिवंत ठेवण्याचं काम झालंच पाहिजे. किंबहुना देशातील राजकीय मंडळींनी याकडे लक्ष केंद्रित करावं. यामागचं या बिगुलच्या चॅनलच्या माध्यमानं जे आहे भद्रावतीच्या ऐतिहासिक भूमीमधून ग्रामोद्योग संघाच्या या मायभूमीच्या या कला क्षेत्रातील वाटचाल करणाऱ्या ग्रामोद्योग संघातून आपण एक इथे संदेश यांच्यामधून व्यक्त करत आहोत. नमस्कार, आपल्याशी संवाद साधता आला.